12 कोर्स सिर्फ। ओके सो मेरे कोर्स अभी आपने 12 दिन का। अभी जो भी सवाल होंगे आपके वो एंड में पूछिएगा। अभी हम कोर्स को पहले लेसन पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला लेसन है इंट्रोडक्शन टू कैनेस्टिक फॉर्मेशन। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का पहले से एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली। आपको लग रहा होगा कि आपका बेसिक क्लियर है, लेकिन बेसिक में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो क्लियर नहीं होती। और अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो जो भी मॉडरेट लेवल के या एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो हमें समझ में नहीं आएंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं बेसिक के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक ही है। एडवांस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। तो कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन, उसकी कैंडलस्टिक रेंज थ्योरी, और उसकी रिजेक्शन, उसकी विक अंडरस्टैंडिंग, उसकी बॉडी टू विक रेशो एंड विक टू विक रेशो, ये सारा हम आज समझेंगे कि इससे प्राइस की मूवमेंट में क्या फर्क पड़ता है। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे ये पता चलेगा कि प्राइस का टारगेट क्या होता है, और उस टारगेट में कहाँ से कहाँ तक जाएगी, फिर वहां से रिवर्स होगी। ये टारगेटिंग भी आज इसी लेसन में हम सीखेंगे। तो जो भी अगर पॉइंट क्लियर ना हो आप सवाल पूछ सकते हैं, और उसी पॉइंट को हम क्लियर कर देंगे। कुछ स्लाइड्स के पढ़ेंगे, कुछ स्लाइड्स के बगैर भी पढ़ेंगे। तो अभी जो पहला लेसन है इसमें कुछ हम स्लाइड्स हैं जो उसको यूज करेंगे। रीडिंग ऑफ कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक की रीडिंग के अंदर हमें ओपन क्लोज स्लो हाई बॉडी कलर ये दिखता है, ये सब आपको आता होगा। इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये किसी को नहीं आता होगा, क्योंकि आप ट्रेडर हो ऑलरेडी। तो ये इंफॉर्मेशन आप सबको मौजूद है। लेकिन व्हाट इज द कैंडलस्टिक स्प्लिट, व्हाट इज द कैंडलस्टिक रेंज, अगर इसकी बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैंडलस्टिक की स्प्लिट और रेंज में क्या फर्क होता है और हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखें कि ओपन की बात करें तो ये कैंडलस्टिक यहां से ओपन होती है, ये इसका लो है, एंड देन ये क्लोज है इसका, और ये इसका हाई है। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। कलर इसका ग्रीन इसलिए है क्योंकि ओपन से क्लोज ऊपर क्लोज हुआ, ओपन से नीचे क्लोज नहीं हुआ। देखिए चार्ट कैसे बनता है। मोस्टली हम जो भी चार्ट्स देखते हैं वो इस तरीके के चार्ट होते हैं। इस तरफ से प्राइस होती है और नीचे की तरफ से टाइम होता है। लेकिन फॉरेक्स का चार्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे होता है कि हम लाइन इस तरफ से लेते हैं, एंड देन टाइम इसके नीचे लेते हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये लाइव चार्ट होता है, रनिंग चार्ट होता है। जब भी रनिंग चार्ट होगा तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, और जब भी एक स्टेबल चार्ट होगा तो आप उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से देखोगे। तो हमारा चार्ट रनिंग होता है मोस्टली। तो रनिंग चार्ट का स्ट्रक्चर यहां पर आप जब देखेंगे तो आपको प्राइस मिलेगी, जो राउंड नंबर का हम नाम लेते हैं। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है हमेशा, तो एक ऐसा डिजिट जो आखिर में जीरो की तरफ आता है, कभी जीरो, कभी डबल जीरो, कभी ट्रिपल जीरो, कभी 4 टाइम जीरो प्राइस का, तो यहाँ पर हम प्राइस लिखते हैं मोस्टली। और नीचे जो होता है इसका टाइम होता है। तो कैंडलस्टिक जैसे मूव करती है, टाइम प्लस प्राइस की मूवमेंट साथ में होती है। और तीसरी मूवमेंट इसके अंदर होती है एक वॉल्यूम की। तीन चीजों के बगैर ये प्राइस नहीं चल सकती। टाइम, प्राइस एंड वॉल्यूम, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो उस वक्त बुलिश कैंडल बनती है, और जब प्राइस डाउन की तरफ फॉल होती है तो तब एक बेयरिश कैंडल बनती है। ओपन और क्लोज में फर्क ही सिर्फ बता सकता है कि ये बियरिश कैंडल है या फिर बुलिश कैंडल है। अब हमें ओपन टू क्लोज की वैल्यू को देखा जाए। अगर दिस इज अ ओपन एंड दिस इज अ क्लोज, यहां से यहां तक कैंडलस्टिक की स्प्रेड होती है, इसको हम स्प्रेड का दर्जा देते हैं। और अगर हमें कैंडलस्टिक की रेंज चाहिए होती है तो रेंज लो टू हाई, यहां से यहां तक ये वाला जो एरिया टोटल होता है, लो टू हाई, दिस इज कॉल्ड द कैंडलस्टिक रेंज। कभी कभार हमें रेंज की जरूरत पड़ती है,
ट्रेडिंग के लिए, और कभी कभार हमें स्प्रेड की जरूरत पड़ती है। तो जब रेंज की जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को पता होना चाहिए लो टू हाई इज अ रेंज, और जब स्प्रेड की जरूरत पड़ेगी ओपन टू क्लोज इज अ स्प्रेड। इसके बाद जो यहां पर आपको ओपन टू क्लोज और क्लोज और हाई के दरमियान में और ओपन टू लो के दरमियान में एक लाइन जिसको विक या शेडो हम कहते हैं, वो शेडो एक मीनिंग देता है कि प्राइस के अंदर क्या अपडेट है, क्या इंफॉर्मेशन है। ये जो 1 मिनट की कैंडल या फिर कोई भी इसको टाइम फ्रेम दें, चाहे वो एक दिन तक हो, चाहे एक महीने तक हो, या एक साल की कैंडल बने, ये कैंडल आपको कंसोलिडेट कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन दे रही है। क्योंकि अगर हम हर एक इंफॉर्मेशन को अलग अलग करें तो ऐसे विक्स जमा नहीं होंगे। विक्स क्या बताते हैं हमें कि जब प्राइस ओपन हुई तो पहले सेलर्स का प्रेशर आया जिसकी वजह से प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी, इस पॉइंट तक ये प्राइस नीचे आई। एंड देन जब बायर का प्रेशर, डिमांड इंक्रीज हो गई और प्राइस रिजेक्ट होना शुरू हुई, सप्लाई सेल कम होना शुरू हुई और डिमांड बाय ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हुई, तो प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गई। और जब यहां पर ओपन प्राइस से ऊपर की तरफ प्राइस चढ़ना शुरू हुई, तो यहां से पता चला कि सेलर की सप्लाई को डिमांड ने ओवरकम कर लिया। ओवरकम करने का मतलब होता है कि सेलर को बायर ने कंट्रोल किया। तो ग्रीन कैंडल के अंदर जो बुलिश कैंडल है, उसके अंदर लोअर विक shows the information that buyers are controller of the market in this period। ये पीरियड अभी तक, अगर यहां तक कैंडलस्टिक पहुंची है और ये क्लोज नहीं हुई तो रनिंग पीरियड कह सकते हो, और क्लोज हो गई तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसके बाद चेंजेस नहीं हो सकती प्राइस के अंदर। तो लोअर विक ऑफ द बुलिश कैंडल शो करता है कि सेलर फेल हो चुके हैं और बायर ने उनको कंट्रोल किया। देन जब प्राइस हाई बना लेती है, हाई ऑफ द डे, अगर ये एक दिन की कैंडल है तो ये वाला हाई हम कह सकते हैं कि हाई ऑफ द डे, और अगर 1 मिनट की कैंडल है तो हम ये कह सकते हैं कि हाई ऑफ द 1 मिनट। 1 घंटे की कैंडल है तो हाई ऑफ द 1 आवर। तो यहां पर कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। अब ये कैंडल ने इस जगह पे हाई किया। हाई करने का मतलब है कि कैंडल इज स्टिल रनिंग। जब तक क्लोज की इंफॉर्मेशन नहीं आती इट मींस द कैंडल इज रनिंग। क्लोज हाई के बराबर भी हो सकती है, और क्लोज हाई से नीचे भी हो सकती है, और क्लोज ओपन से नीचे भी हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड। तो यहां पर सेलर्स ने आखिर में रिजेक्ट किया प्राइस को, इट मींस डिमांड इज डिक्रीजिंग इन दिस पॉइंट, इन दिस एरिया। तो यहां पर क्या हुआ कि सप्लाई इंक्रीज हुई जिसकी वजह से रिजेक्शन हुई, बट क्लोजिंग हो गई। अब क्लोजिंग हुई, अब हम इस रिजेक्शन से ये मतलब निकाल सकते हैं, क्या सेलर ने ओपन को कंट्रोल किया? अगर सेलर ने ओपन को कंट्रोल नहीं किया तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेलर? अगर सेलर ने कंट्रोल किया तो देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द सेलर्स? सो नाउ यहां पर सेलर पहुंचे, क्लोज हुआ, एंड देन यहां से सेलर्स ने स्टार्ट किया। मैं नंबर दे रहा हूं, नंबर 1 पोजीशन और नंबर 2 पोजीशन। करंट, व्हाट डू यू थिंक विच विल बी द पोजीशन ऑफ द सेलर? क्या सेलर क्लोज के पास मौजूद है, उन्होंने रिजेक्ट किया, या सेलर अभी हाई की प्राइस के पास मौजूद है जहां पर इन्होंने स्टार्ट किया था? सो व्हाट डू यू थिंक इन दिस वीक देयर इज अ सेलर, और सेलर्स आर बैक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? सेलर्स नंबर 1 पे है सर। सर सेलर्स सर नंबर 1। स्टार्टिंग पे है सर, स्टार्टिंग दिखते हैं। तो अब यस सेलर सर। वापस क्यों चले गए, उसकी लॉजिक भाई क्या है? बोल। सेलर क्लोज के बाद वापस क्यों चले गए? व्हाट्स द लॉजिक ऑफ द सेलर्स? सर मैं बताऊं सर। यस। सर क्योंकि सर सेलर बायर को कंट्रोल नहीं कर पाए सर। इस करंटली कैंडल में सर बायर ने कंट्रोल किया, इसलिए ओके, सेलर जहाँ से स्टार्ट हुए थे वो वहीं पे जाकर क्लोज हो गए। it means that if there is any type of candle which have a upper wick
तो मैं ये नहीं कह सकता कि सेलर यहाँ पर क्लोज की पॉइंट पे मौजूद है। ये हमेशा सेलर अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वापस उसी पोजीशन पे चले जाएंगे जिस पोजीशन से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इन बिटवीन दिस यस सर। पोजीशन, इन बिटवीन दिस पोजीशन हु इज देयर? क्या बायर है, क्या सेलर है? दोनों में कोई एक हो सकता है या फिर कोई भी नहीं है। लुक एट, सेलर वापस अपनी पोजीशन पे चले जाए, बायर अपनी पोजीशन डिस्क्लोज करते हैं। क्लोज करने का मतलब क्या होता है कि वी आर हेयर। बायर ने क्या इन्फॉर्म किया? वी आर हेयर। और अगर सेलर ने कंट्रोल नहीं किया तो सेलर ने भी अपनी पोजीशन बताया कि वी आर हेयर। सेलर यहां पर है और बायर यहां पर है। अब ये एरिया ओपन है, बिल्कुल क्लियर है। सेलर का असूल है कि वो उस जगह से दोबारा मार्केट में एंटर होगा जहां पर वो मौजूद है, और हमेशा सेलर रेजिस्टेंस के एरिया से एंटर होता है। अगर यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है तो इस एरिया को कौन फिल करेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम बायर फिल करेगा। तो जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो मोस्टली ये ग्रीन कैंडल में अपर विक बनता है। दिस इज अ क्लियर पोजिशन दैट दिस एरिया इज ओपन। तो बायर इसको फिल करने की कोशिश करता है। तो कभी भी अगर आप रिसर्च करना चाहें तो जितने भी ऊपर के विक्स होते हैं उनको कौन फिल करता है? बायर खुद फिल करता है। ऐसे आप देखेंगे कैंडल्स, ज्यादातर क्या होता है कि बायर इनको खुद ही फिल करता है, और फिर जब सेलर एंटर होते हैं उसी पोजीशन से एंटर होते हैं जहां से पहले एंटर हुए थे। तो ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखनी है कि कभी भी अगर आपको ऐसे ग्रीन कैंडल के अपर विक नजर आए तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर ने आपको बताया कि हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां तक प्राइस पहुंचे सेलर फिर दोबारा आ सकता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन बायर के लिए पढ़ेंगे इसके उलट ही आप सेलर के लिए इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अगर बायर के ऊपर वाले विक से ये इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है तो सेम इंफॉर्मेशन सेलर के कौन से विक में जनरेट होगी? लोअर विक में। सो लोअर विक में कौन एंटर हुआ था मार्केट के अंदर? यहां पर बायर एंटर हुआ। ओके, पहले जैसे कैंडलस्टिक ओपन हुई तो बायर यहां से प्राइस को, ये क्लोज सॉरी, यहां पर सेलर्स प्राइस को लेकर आए थे, यहां तक लेकर आए। ओके, एंड देन बायर हमेशा प्राइस पे जब इंटर होते हैं तो प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, तो यहां से इन्होंने ऊपर पुश किया। अब सवाल यह है, क्या बायर ने सेलर को कंट्रोल किया? नहीं सर। और कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि ओपन प्राइस से बायर ऊपर क्लोज हो। अगर ये ओपन प्राइस यहां पर है और बायर इसके ऊपर क्लोज नहीं हुए और इसके नीचे है, इट मींस बायर्स फेल टू कंट्रोल। लेकिन बायर ने सेलर को वीक जरूर किया। अब बायर ने अपनी पोजीशन वापस कहां पर ले ली? दिस इज द बायर्स पोजीशन, ये वाली पॉइंट। तो इस पोजीशन को कौन फिल करेगा? इस पोजीशन को सेलर खुद से फिल करेगा, एंड देन नेक्स्ट कैंडलस्टिक मोस्टली कंटिन्यू टू फिल दिस गैप। ये गैप छोटा सा ऐसे रिजेक्ट करके भी कर सकता है और पूरा भी, और इसको ब्रेक भी कर सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन द मार्केट सप्लाई। ठीक है। अब सेलर के लिए ऊपर का विक क्या क्या रोल है? ऊपर का विक सेलर के लिए क्या शो करता है? जैसे बायर के लोअर विक में ये पता चला कि सेलर फेल हो चुका, बायर ने उनको कंट्रोल किया। सो व्हाट डू यू थिंक, इन द अपर विक हु फेल्ड एंड हु कंट्रोल्ड? बायर बायर फेल हुआ है और सर सेलर ने कंट्रोल किया मार्केट में। सेलर ने कंट्रोल किया। तो अपर विक ऑफ द सेलर्स कैंडल इट शोज दैट बायर्स फेल्ड। ओके, तो जब हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट में एक कैंडल किसी और कैंडल के कॉम्बिनेशन में बनती है। इंफॉर्मेशन ऐसे बन रही होती है कि दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल मिलके इंफॉर्मेशन बना रही होती है। सिंगल कैंडल से देख के हम मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ और भी बहुत सारी कैंडल्स हैं तो सब कैंडल का साथ में मतलब कुछ और निकलेगा। तो हमें कंपैरिजन करके कैंडलस्टिक का मतलब निकालना होता है। अगर मैं आप लोगों को एक कैंडल शो करवाऊं, लाइक हैमर कैंडल, तो हैमर कैंडल का आपको क्या मतलब मिलता है कि सेलर्स फेल्ड, बायर्स कंट्रोल देम,
एंड बायर्स आर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि लोअर विक हमेशा बायर की कैंडल को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसके बाद ये साइकोलॉजी आती है, ये बिहेवियर होता है इस कैंडल का कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक मोस्टली नीड्स टू गो इन अप डायरेक्शन। लेकिन ये कभी भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, हाँ ज्यादातर होता है, लेकिन जरूरी हो कि 100% ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। वाई? क्योंकि एक साइकोलॉजी है। मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, उसके 3 स्टेजेस लगा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंसिव, मॉडरेट, मतलब कि इतना ज्यादा ना एक्सपेंसिव है ना ही ज्यादा सस्ता है, एंड चीप, या फिर इसको बोलूं कि डिस्काउंट। अब आप बायर हो, कौन सी प्राइस पे मुझसे खरीदोगे? डिस्काउंट पे खरीदोगे या फिर एक्सपेंसिव प्राइस पे खरीदोगे? सर डिस्काउंट पे खरीदेंगे सर। डिस्काउंट पे खरीदोगे। ठीक है। तो अगर यहां से मैं 3 पोजीशन बना लूं कि हैमर यहां पर भी है डिस्काउंट लेवल पे, हैमर यहां पर भी है मॉडरेट प्राइस के ऊपर, और हैमर एक्सपेंसिव भी है, अब कौन से हैमर को आप खरीदोगे? सर जो सबसे नीचे बना है सर, पहले वाला। It means that hammer, when price is cheap, hammer will work more as compared to in the middle as on the top. इस टॉप पे एक्सपेंसिव प्राइस पे कोई हैमर के साथ आएगा? नहीं आना चाहेगा। ठीक है। तो प्राइस हमेशा, जिसको हम पोजीशन ऑफ प्राइस कहते हैं, वो जो भी बायर होता है और जो भी सेलर होता है, उसको 2 प्राइस अट्रैक्ट करती हैं। एक होती है प्रीमियम प्राइस, एक प्राइस को बोलते हैं प्रीमियम। ओके। एंड देन एक प्राइस होती है डिस्काउंट। तो प्रीमियम जिसको हम महंगी प्राइस बोलते हैं, और डिस्काउंट जिसको हम सस्ती प्राइस बोलते हैं। किस प्राइस पे बाय करना चाहोगे, किस प्राइस पे सेल करना चाहोगे? व्हाट डू यू थिंक? आप लोग एज अ बायर सर सेलर हो? डिस्काउंट पे। यस सर। सर डिस्काउंट पे सर हम बाय करेंगे और प्रीमियम पे सर सेल करेंगे। इट मीन्स दैट ये ऐसा साबित हुआ कि जब प्राइस डाउन होती है, बॉटम पे होती है, तो वहां पर बाय ज्यादा सक्सेसफुल होता है, और जब प्राइस टॉप पे चली जाती है तो वहां पर सेल करना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब लोग थोड़ा सा गलत लेते हैं। वो समझते हैं कि अगर अप ट्रेंड है तो मैं सेल करूं। जी, अप ट्रेंड में आप सेल कर सकते हो, लेकिन अप ट्रेंड सेल करने के लिए पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाए, सेल करने का पूरा स्ट्रक्चर बन जाए, मार्केट पूरी इंफॉर्मेशन दे दे कि हाँ अब मार्केट यहां से गिर सकती है, लेकिन काउंटर नहीं करना। क्योंकि महंगे पे सेल करना और काउंटर ट्रेडिंग करना, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारे लोग प्रीमियम समझ के काउंटर करते हैं मार्केट को, जिसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं होते। वो जो प्रीमियम होता है, वो एक पोजीशन होती है जहां पर बिल्कुल मार्केट इन्फॉर्म करती है कि यस नाउ वी विल गो डाउन, और वहां से काउंटर हम उसको नहीं कहते। काउंटर ऐसा होता है कि अगर आपको बाय का सिग्नल मिला है, बाय प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, आप चाहते हो कि नहीं मैं सेल करूं, अगर सिग्नल नहीं बन रहा, ऐसे सेल करोगे, वो काउंटर रहेगा। तो ये भी मैं आपको पोजीशन वाजे कर दूंगा कि किस तरीके से प्रीमियम एंड डिस्काउंट होता है। ओके। तो अब यहां पर कुछ और सवाल पूछूंगा दोनों कैंडिलस्टिक के अंदर। अगर वो सवाल क्लियर हैं, इट मींस वी विल फॉरवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। कंट्रोल वीक की बात की जाए तो बायर का कंट्रोल वीक और सेलर का कंट्रोल वीक कौन सी पोजीशन पे होता है? वेयर इज द कंट्रोल वीक? आप दूसरे भी बात कर सकते हैं, सिर्फ एक बंदा बात ना करे, क्योंकि आप लोग कोर्स करने आए हैं तो कोऑपरेट करेंगे, बात करेंगे तो आप लोग सीख पाएंगे। सो आई एम आस्किंग सर दैट आई। यस। बायर का कंट्रोल एरिया है हाई और ओपन के दरमियान वाला। हाई ओपन के दरमियान में नहीं ब्रदर, सर ब्रदर मैं ओपन और लो, कौन सी। ओपन और लो, सर जी नीचे इधर वाला जो मैं वीक होता है। सेलर सेलर की बात कर रहा हूँ, सेल अच्छा, वाली तो में। फिर अच्छा आप सेलर की बात करें। हाई एंड ओपन के दरमियान में सेलर कंट्रोलर है, एंड देन ओपन और लो के दरमियान में यहाँ पर बायर कंट्रोलर है। ओके, सिर्फ लेकिन याद देखो कि ओपन एंड लो की बात करें, यहां पर क्लोज एंड लो के बाद में क्या हम कह सकते हैं? क्लोज और लो, सेलर की कैंडल में क्लोज और लो के दरमियान में क्या ऑपरेशन है? बायर। बायर कंट्रोल तो नहीं किया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सेलर इज गेटिंग वीक।
यहां पर सेलर वीक हो रहा है, ओके, और इसमें कौन वीक हो रहा है? बायर वीक हो रहा है। लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेलर कहां अवेलेबल है? हाई पे, एंड देन बायर कहां अवेलेबल है? क्लोज पे। लो तो इस बीच क्लोज। के अंदर आपकी प्राइस ट्रेवल कर सकती है इस हाई तक, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, अब ये जो विक्स बनते हैं, एक इसकी स्लाइड देख के फिर मैं आपको कैंडलस्टिक रेंज थ्योरी की तरफ लेके जाऊंगा। देखिए कि जो विक्स बनते हैं वो दो या दो से ज्यादा कैंडल की सब्ट्रैक्शन के लिए बनते हैं। अब टाइम फ्रेम कैसे बनते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं? व्हाट डू यू थिंक कि सबसे छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है? 5 सेकंड। 5 सेकंड। आपने देखा है चार्ट इसलिए आपको लग रहा है ऐसा ही है। यस सर। देखो कि फॉरेक्स मार्केट का चार्ट है वो टिक्स से बना होता है। किससे? टिप्स। टिक्स। वॉल्यूम भी टिक्स से काउंट होता है, जनरेट होता है, और चार्ट भी टिक्स से। टिक क्या है? टिक इज 1 सेकेंड। टिक इज 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का चार्ट आपको कोई भी ब्रोकर या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो 1 सेकेंड का चार्ट प्रोवाइड नहीं करता। और 1 सेकेंड की प्राइस, क्योंकि जो ट्रेड लाइव में लग रहा होता है तो वो हर एक सेकंड पे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं ना, या ऐसा थोड़ी है कि 5 सेकंड पूरे होंगे तो ऑर्डर आएगा, या 10 सेकंड पूरे होंगे तो ऑर्डर आएगा, ऐसा नहीं है। हर एक सेकंड के ऊपर ऑर्डर होता है। अब एक एक सेकंड को करके जब हमने उसको 5 सेकंड का बनाया, तो 5 सेकंड की एक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कैंडलस्टिक की सूरत में। अगर ये इंफॉर्मेशन हम लाइन चार्ट में देखना चाहें तब भी मिल सकती है, बार चार्ट में देखना चाहें तब भी मिल सकती है, या किसी और चार्ट में देखना चाहें वहां पर भी मिल सकती है। तो हमें देखने को लिए क्या मिलता है? 5 सेकंड की कैंडल। 5 सेकंड की कैंडल अगर ये है, तो अगर ये 5 सेकंड की कैंडल और ये 5 सेकंड की कैंडल, इन दोनों को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो कौन सी टाइम फ्रेम की कैंडल बनेगी? 10 सेकंड। 10 सेकंड की। और अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज अ 30 सेकंड कैंडल और ये भी 30 सेकंड की कैंडल है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? नेक्स्ट वन टाइम फ्रेम मिनट। व्हाट विल बी? इट विल बी द वन वन। मिनट टाइम फ्रेम। तो अगर हम 30 सेकंड देखें कि सेलर की कैंडल को बायर की कैंडल ने कंट्रोल किया 30 सेकंड में, तो 1 मिनट की कैंडल जरा इस शेप में बनेगी। तो टाइम फ्रेम ऐसे जनरेट होते हैं। लोअर टाइम फ्रेम एड या सब्ट्रैक्ट होते हुए हायर टाइम फ्रेम बन जाते हैं। आप देखें कि 1 मिनट की कैंडल जल्दी में क्लोज हो जाती है, लेकिन एक दिन की कैंडल 24 आवर्स के बाद क्लोज होती है। लेकिन इंफॉर्मेशन तो वही है ना, जो 1 मिनट की कैंडल कंसोलिडेट करके 1 मिनट एक दिन की कैंडल बना रही है। तो देखिए, ऐसे ही 2 कैंडल या 5 कैंडल या उससे ज्यादा कैंडल को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे और ऐड करोगे तो वो एक शेप बनेगा। दैट शेप कैन बी कैंडल, बुलिश और बियरिश, या इसको हम कहते हैं कि दैट कैन बी पैटर्न। अब जब पैटर्न की बात करते हैं और कैंडल की बात करके करते हैं, इन दो में क्या फर्क है? क्योंकि पैटर्न है वो भी कैंडल हो सकती है और ऐसे भी कैंडल हम कह सकते हैं। तो पैटर्न और कैंडल में क्या फर्क है? पैटर्न एंड कंट्रोल में क्या फर्क है? ये है ना, सवाल है ना अपनी जगह पे, कि बिल्कुल हम सर। किसी को पैटर्न क्यों कहते हैं और हम किसी को बुलिश कैंडल क्यों कहते हैं और बियरिश कैंडल क्यों कहते हैं। उस बियरिश कैंडल या बुलिश कैंडल को हम पैटर्न क्यों नहीं कहते, है ना? तो ये जी इस जी। स्लाइड में आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। अब देखिए, इस किस्म की कैंडलस्टिक की मूवमेंट में ये कैंडल जनरेट होती है, ऐसी मूवमेंट के अंदर ये कैंडल जनरेट होती है, और इस कैसी किस्म की मूवमेंट में ऐसी कैंडल जनरेट होती है। अब आप देखो कि हैमर शोज स्ट्रेंथ, राइट? हैमर क्या शो कर रहा है? कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, और ये इन्वर्टेड हैमर इज शोइंग दैट इज अ वीक। weak candle. And spinning candle, this type of candle shows the neutral candle, and this type of candle shows the normal bullish candle. जी सर। अगर आपको इल्म है तो आप नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, इन तीनों को आप पैटर्न का नाम भी जानते होंगे: हैमर, इन्वर्टेड हैमर एंड स्पिनिंग कैंडल।
लेकिन इसका कोई नाम बताए कि ये कौन सा पैटर्न है। मारुबुजू। मारुबुजू में ऊपर और नीचे विक नहीं होता, वो विकलेस कैंडल होती है ना। हम्म, तो ये कोई भी पैटर्न नहीं है ना, याद नहीं आ रहा ना कोई भी पैटर्न हो ऐसा। नहीं समझ नहीं है। तो ये जो भी पैटर्न होगा ना उसकी तीन इंफॉर्मेशन होगी। पैटर्न के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन होगी, तीन। या तो वो पैटर्न स्ट्रांग होगा, या तो वो पैटर्न वीक होगा, या तो वो पैटर्न न्यूट्रल होगा। तो जब भी पैटर्न की बात आए, जैसे कि हम बोलें कि कैंडलस्टिक पैटर्न, इट मींस द कैंडलस्टिक पैटर्न हैव थ्री कैरेक्टर्स, स्ट्रांग, वीक, न्यूट्रल। और जब हम कैंडलस्टिक बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल की बात कर रहे हैं, इट मींस दैट दीज आर द नॉर्मल कैंडल्स। वो बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है। और जब पैटर्न की बात करें तो आप याद रखिए कि या तो पैटर्न हमें इंफॉर्मेशन देता है कि बायस मूवमेंट इज स्ट्रांग, बायस मूवमेंट इज वीक, बायस मूवमेंट इज न्यूट्रल। तो डिसाइड करो कि क्या करना है, स्ट्रांग के बाद बाय करना है, वीक के बाद अभी स्टॉप करना है, न्यूट्रल के बाद कंटिन्यू करना है। और अगर नॉर्मल बुलिश है, इट मींस देयर इज नो प्रेशर फ्रॉम द सेलर साइड, तो आपको ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना। तो ये इंफॉर्मेशन हम स्लोली स्लोली जब माइंड में इनपुट करेंगे तो पता चलेगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड फॉर द नेक्स्ट कैंडल। इस तरीके से सेलर्स की कैंडल बनती है, ठीक है। तो सेलर्स की कैंडल हमने यहां पर जी सर। बनाई कि एक सेलर की, बायर की कैंडल को सेलर कंट्रोल करता है तो इन्वर्टेड हैमर बनता है। और जब सेलर की कैंडल को बायर 80% तक कंट्रोल करता है लेकिन क्लोज हो जाता है, इट मींस अनेबल टू कंट्रोल 100%, तो उस वक्त ये बेयरिश हैमर बन जाता है। और यहां पर एक न्यूट्रल कैंडल बनती है जहां दोनों साइड से रिजेक्शन है और बीच में रिमेनिंग बॉडी है, और ये एक नॉर्मल बियरिश कैंडल है। अब इसके दरम्यान में एक और भी कैंडल है। अगर वो कैंडल की बात की जाए जिसमें ओपन एंड क्लोज सेम होता है, उस कैंडल को आप क्या नाम देते हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट कैंडल। डोजी। डोजी। डोजी व्हाट शोज, और डोजी क्यों अपीयर होता है मार्केट में, इसकी एक लॉजिक है। देखो कि अगर बायर अपनी मर्जी से कैंडलस्टिक बनाता और सेलर अपनी मर्जी से कैंडलस्टिक बनाता तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई कानून बनता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कोई जरूरत होती, बिल्कुल भी नहीं होती। फिर न बायर अपनी मर्जी से आ सकता है और ना ही सेलर अपनी मर्जी से किसी भी कैंडलस्टिक के बाद एंट्री कर सकता है। जब कानून बनाया गया कि सेलर हमेशा रेजिस्टेंस लेवल से आएगा और बायर हमेशा सपोर्ट लेवल से आएगा। अब यहां पर क्या है कि अगर एक लेवल है दैट्स रेजिस्टेंस लेवल, और बायर बॉटम से ऊपर की तरफ राइज करते हुए आ रहे हैं, नाउ रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर है, अगली कैंडलस्टिक कौन सी आ सकती है, क्योंकि ये कानून के मुताबिक सेलर हमेशा कहां से आएंगे, रेजिस्टेंस लेवल से आएंगे। बट द बायर्स क्लोज बिफोर द रेजिस्टेंस लेवल, देयर इज अ डिस्टेंस। अगली कैंडलस्टिक कौन सी आनी चाहिए कि इस डिस्टेंस को कवर करे और रेजिस्टेंस तक पहुंचे, क्या बायर की कैंडल आनी चाहिए। यस सर, बायर की कैंडल। हाँ जी। अब बायर कहते हैं कि वी डोंट हैव अ डिमांड, क्योंकि डिमांड होगी तो हम ऊपर जाएंगे ना, डिमांड ही नहीं है तो फिर हम कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। ऐसा है ना कि बायर एग्री नहीं है बाय करने के लिए, वो चाहता है कि मैं, हमारे पास डिमांड नहीं है, हम ऊपर नहीं जा सकते, तो फिर यहां पर सेलर की कैंडल आनी चाहिए। लेकिन सेलर से पूछा तो सेलर ने कहा कि हमारे कानून के मुताबिक हम सिर्फ और सिर्फ कहां से आ सकते हैं, रजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस से आ सकते हैं। तो फिर क्या मार्केट बंद हो जाएगी, नहीं। जी मार्केट क्या सर। करेगी, मार्केट एक इंफॉर्मेशन पास करेगी, द बायर्स इन डिसाइड टू एंटर इन द मार्केट। बायर्स ने क्या किया, इन डिसाइड किया कि नहीं, हमारे पास डिमांड नहीं है, हम नहीं आ सकते। दिस इंफॉर्मेशन गोज टू सेलर। अब सेलर को अप्रूवल मिल गया कि अब हम मार्केट में आ सकते हैं, तो देन सेलर्स यहां पर मार्केट में आ सकते हैं। कि जब भी डोजी की कैंडल आ जाए, समझो सपोर्ट या रेजिस्टेंस से पहले पार्टी चेंज हुई, और ये इंडिसिशन एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इस जगह पे कौन इंटरेस्टेड नहीं है ट्रेड करने के लिए, हु इज नॉट इंटरेस्टेड। सेलर।
यहां पर बायर इंटरेस्टेड नहीं था ना ऊपर जाने के लिए, राइट? हम्म तो इस एरिया के अंदर मोस्टली सेलर का पावर रहेगा क्योंकि सेलर मार्केट में आया है। और फिर हम इन डोजी इन इंडिसिजन कैंडल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लेते हैं, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। दीज स्पेशल कैंडलस्टिक shows the interest of the buyers and sellers, or they pass the information as a communication। बायर की कम्युनिकेशन सेलर के साथ, सेलर की कम्युनिकेशन बायर के साथ। अब जैसे कि दैट्स अ सपोर्ट, फॉर एग्जांपल यहां पर सपोर्ट है, तो सेलर को कहां तक आना चाहिए? इस सपोर्ट तक आना चाहिए। बट ये सेलर्स आर टेलिंग वी आर नॉट एग्री टू, और वी डोंट हैव अ सप्लाई। तो फिर क्या होगा वहां पर? यहां पर ये आ जाएगा। अब बायर आ सकता है मार्केट के अंदर। तो डोजी का कैंडलस्टिक का क्या रोल है ये याद रखिएगा हमेशा। डोजी इसी वजह से आता है प्राइस पे। हर वक्त देखोगे डोजी नहीं बनता, कभी कभार बनता है। और कौन से पॉइंट पे बनता है? मोस्टली जब कंसोलिडेशन मार्केट होती है। कंसोलिडेशन मार्केट में पहले से ही एक अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं कौन सी न्यूज आएगी, पता नहीं मार्केट में क्या होने वाला है, या बायर डरे हुए हैं या सेलर डरे हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उस जगह पे इनडिसीजन बहुत ज्यादा बनते हैं। या फिर जब वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम क्यों नहीं होता? वॉल्यूम इसी वजह से नहीं होता कि कोई भी न्यूज आ सकती है, कुछ भी इवेंट आ सकता है जिसकी वजह से प्राइस को होल्ड किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स उस वक्त ट्रेड कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस ट्रेड नहीं कर रहे होते। ठीक है। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि कैसे पता चले कि व्हाट इज द बेसिक रूल ऑफ टारगेट, कि प्राइस कहां से कहां तक कैसे जाएगी। व्हाट इज द बेसिक रूल? देखिए प्राइस क्या होती है कि दो कैंडलस्टिक एक हमें इंफॉर्मेशन पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल की साइज बड़ी होगी, मतलब जो पहली कैंडल होगी उसकी साइज हमेशा बड़ी होगी। अगर सेलर की कैंडल हो पहली तो उसकी साइज हमेशा क्या होगी? मोस्टली बड़ी होगी। दूसरी कैंडलस्टिक बनेगी इसकी अपोजिट। अगर सेलर की कैंडल बनती है यहां पर ऐसे, ओके, और सेलर की कैंडल की फॉर्मेशन आप चेक कीजिए। सेलर की कैंडल की फॉर्मेशन क्या है कि बायर की कैंडल के विक को इसने क्या किया है? क्रॉस किया। बाकायदे नजर आना चाहिए कि क्रॉस किया, ऐसे नहीं छोटा सा दूरबीनी से नजर आए कि क्रॉस किया है, उसको नहीं मानेंगे। थोड़ी सी इसकी विक रिजेक्शन बड़ी होनी चाहिए। एंड देन अगर आपको ऐसे ही कोई और कैंडल बायर की नजर आए जो सेलर के नीचे विक है, उसको इसने क्रॉस किया। यहां पर कोई भी कैंडल आ सकती है, जरूरी नहीं है हैमर हो या पिन बार हो, कोई भी कैंडल आ सकती है। इस कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट ये है, इस फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टारगेट। प्राइस को यहां पर आना चाहिए। कहां तक आना चाहिए? इस लेवल तक, द लो ऑफ द बायर्स, यहां तक प्राइस को पहुंचना चाहिए। हाई ऑफ द सेलर्स, यहां पर प्राइस को पहुंचना चाहिए। अब यहां पर जो लॉजिक वाली बात स्टार्ट होगी वो ये होगी, आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो। अगर आप 1 मिनट को देख रहे हो, इफ दैट इज अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहां तक पहुंचने के लिए कितनी कैंडल्स चाहिए होंगी? जैसे दो 1 और 2। और अगर यहां पर ये 5 मिनट पे ये वाला सेटअप बनाए, ये कौन सी कैंडलस्टिक पे सेटअप बनाए? 5 मिनट 5 मिनट पे, तो 1 मिनट की कितनी कैंडल आ सकती है यहां पर? आ सकती है। 5 भी आ सकती है, कोई नहीं। 5 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है ना। अगर ये सेटअप 15 मिनट पे बनाए तो 1 मिनट की कैंडलस्टिक कितनी आ सकती है यहां पर? ज्यादा आ सकती हैं। जी सर। और अगर Yes, एक 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 घंटे पे ये सेटअप बनाए तो 1 मिनट पे कितनी कैंडलस्टिक आ सकती हैं? ज्यादा आएंगी। और अगर 4 घंटे पे ये ऐसा सेटअप बनाए तो सर वो क्या? डिपेंड करेगा। जी सर, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है। भले ट्रेंड कोई भी हो, आप ये बस एक जहन में बात बिठाओ कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, अपना टारगेट हिट करके उसके बाद फिर अपने डायरेक्शन में जाएगी।
ठीक है। अच्छा। और किस कंडीशन में फिर कब क्या काम करेगा नहीं करेगा ये आगे की बात है, फिर वो आप आगे करेंगे, लेकिन पहले एक माइंड बना लेना कि अगर ऐसी फॉर्मेशन आएगी, इट मींस दैट द हम्म। प्राइस विल कम टिल दिस लो प्राइस एंड देन इफ वांट्स देन कंटिन्यू, इफ नॉट वांट देन कंटिन्यू डाउन मोर। ठीक है, हमें अभी के लिए थोड़ा सा टारगेट चाहिए कि प्राइस को टारगेट कहां तक करना है। अगर ये 4 घंटे पे ऐसे कैंडलस्टिक बनती है, ये भी 4 घंटे की कैंडल, ये भी 4 घंटे की कैंडल, तो यहां से लेकर यहां तक जो अगली 4 घंटे की कैंडल बनेगी वो एक भी बन सकती है, दो भी बन सकती है, ऐसा ही है, और दो से ज्यादा भी बन सकती है। लेकिन 1 मिनट पे कितनी कैंडल बनेगी ये सोचने की बात है। अगर 1 मिनट के लिए बहुत ज्यादा कैंडल बनेगी तो 4 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए कौन सा ट्रेंड रहेगा। डाउन। और आप अगर डाउन ट्रेंड की स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हो, इट मींस यू आर गुड सक्सेसफुल, आपको सारी इंट्रीज मोस्टली विन मिलेगी। अगर आप इसी के अंदर 4 घंटे पे ये इंफॉर्मेशन है और आप 1 मिनट पे अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हो, तो आपकी मोस्टली इंट्रीज क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। आपको क्या लगेगा कि क्या हो रहा है, मार्केट में स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। हम पीछे वाले टाइम फ्रेम को, हायर टाइम फ्रेम को नहीं देखते, लोअर टाइम फ्रेम को, एक टाइम फ्रेम पे स्ट्रिक्ट होते हैं, तो फिर हमें पता नहीं चलता कि प्राइस का टारगेट क्या होगा। जब तक प्राइस का टारगेट नहीं पता चलेगा तब तक कोई भी स्ट्रेटजी किसी भी ट्रेंड में हम यूज नहीं कर सकते। तो याद रखिए कि कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर, दिस इज द बेसिक, ये स्ट्रक्चर बेसिक है। ये बेसिक बता रहा है कि अगर ऐसा फॉर्मेशन आता है तो प्राइस को कहां आना चाहिए, इस टारगेट तक, और ऐसा इन्फॉर्म पड़े तो प्राइस कहां जानी चाहिए, यहां। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि वाकई में ऐसा है भी या नहीं। अगर है तो फिर तो हमारा सारा नजरिया जो है ट्रेडिंग का वो चेंज हो जाएगा। हम कुछ और सोचते हैं, ट्रेंड के लिए मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, ट्रेंड के लिए बहुत सारी और पॉइंट्स देखते हैं, यहां पर तो फिर अगर ये है बात तो फिर बहुत ज्यादा नजरिया हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए, हम टू द 1 आवर, और हम H4 तक भी जा सकते हैं, हम और भी पॉइंट्स पे जाएंगे। मैं कोई ऐसा 1 से 2 एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, फिर आप उसको चेक कीजिएगा। लुक एट हियर, पहली कैंडल हमेशा बड़ी होनी चाहिए। आपको क्या है, अब जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है ना, बाकी कैंडल्स के लिए कोई कुछ और कॉन्सेप्ट होंगे, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा फिर। लुक एट दिस वन, फर्स्ट कैंडल इज वेरी बिग कैंडल, और हमने ये देखा कि सेलर की कैंडल ऊपर से क्या कर रही है, इसको क्रॉस भी कर रही है। तो जी। टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। हम्म। अब ये पॉइंट याद रखना कि जब भी ग्रीन कैंडल का ये ओपन या लो पॉइंट, लो पॉइंट में हमेशा काउंट करता हूं, लो पॉइंट ब्रेक होता है तो बायर की एंट्री जरूर आती है। ये अच्छा। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी ये लो ब्रेक होता है तो बायर की एंट्री हमेशा आती है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपने याद रखनी है। लेकिन यहां तक के लिए टारगेट कौन सा बना, डाउन की तरफ, ऐसे ही है। ऐसे अगर हम 4 घंटे पे जाते हैं फिर वहां से हम नीचे की तरफ आएंगे तो फिर हमें और पॉइंट्स क्लियर होंगे। और ये हर वक्त बन रहा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। मैं यहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं। ओके, सो दिस इज अ 4 आवर कैंडल, दिस इज आल्सो अ 4 आवर कैंडल। और हमने यहां पर देखा कि यहां पर क्या हुआ, इसने इसको क्रॉस किया, देन इसको यहां पर क्या टारगेट कंप्लीट हुआ। हम्म। यस ये सर। ग्रीन कैंडल बड़ी साइज की, ये रेड कैंडल ने इसको क्रॉस किया, चेक द टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, क्या प्राइस ने टच किया। जी सर। ओके, तो हम्म। ये 4 घंटे पे ऐसे ये कैंडल, ये 1 मिनट पे कितनी कैंडल्स होंगी सोचो, बहुत ज्यादा होंगी। यस सर। या 5 मिनट पे भी बहुत ज्यादा कैंडल्स होंगी। इस तरीके से यहां पर देखो कि ये कैंडल है, इसने इसका अगर विक क्रॉस किया है तो क्या टारगेट कंप्लीट होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, टारगेट कंप्लीट। ये एक तरीका है एनालिसिस का। अब यहां पर जैसे कि ये कैंडल चेक कीजिए, यहां पर क्या हुआ, ये वाली कैंडल, तो क्या यहां तक टारगेट कंप्लीट हुआ, यस सर। ऐसे। तो हमें पता चला कि आगे 2 से 3 घंटे या 4 से 5 घंटे, 4 घंटे की 2 या 3 कैंडल हमें एक टारगेट दे सकती हैं। हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हम जिस डायरेक्शन में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं क्या वो डायरेक्शन सही है कि नहीं। अब जैसे कि यहां पर 50% तक इसने कंट्रोल किया, 50% तक आई, ऊपर भी ऊपर जा रही थी, जा नहीं सकी, लेकिन 50% तक जरूर आई। ये वो वाला दिन है जब यहाँ पर यूएस में इलेक्शन हुए थे, क्योंकि जो न्यूज आती है तो फिर वो सारे कॉन्सेप्ट को ही हिला देती है। ऐसे
आपको बहुत सारे मिलेंगे कॉन्सेप्ट यहाँ पर, एक दिन के ऊपर भी या फिर 4 घंटे के ऊपर भी। और ये हम इसका सिर्फ मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, अभी बहुत सारे टॉपिक आगे पढ़ेंगे हम। तो क्या है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या समझना है? कैंडलस्टिक रेंज थ्योरी, जिसको हम दूसरे शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? सीआरटी। जब भी आप ट्रेडिंग करोगे आपको सीआरटी देखनी पड़ेगी। अगर आप 1 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सीआरटी कहां पर देखनी चाहिए? आपकी ट्रेडिंग का टाइम क्या है? 1 मिनट। तो आपने ये सीआरटी कहां पर देखनी है? आपने 5 मिनट पे देखनी है या फिर अच्छा 15 मिनट पे देखनी है? आप 5 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सीआरटी कहां पर देखनी है? 1 आवर पे देखनी है। आप 15 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको सीआरटी कहां पर देखनी है? 4 आवर पे। और आप 1 आवर पे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको सीआरटी कौन सी देखनी है? 1 डे की। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पेयर के ऊपर हर वक्त तो सीआरटी नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। आपके पास कितने पेयर है? बहुत सारे पेयर हैं ट्रेड करने के लिए, किसी न किसी पेयर पे तो सीआरटी बनेगी। अब उस पेयर पे ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसपे सीआरटी बने। लेकिन 5 मिनट पे और 15 मिनट पे और 1 घंटे पे बहुत ज्यादा बनती है एज कंपेयर टू 4 आवर, क्योंकि इसके लिए दिन में कैंडलस्टिक की कम होती है। ये एक दिन के लिए एक कैंडलस्टिक बनती है, तो ये फिर महीने में या फिर हफ्ते में कोई अभी सीआरटी मिले तो मिले, लेकिन 5 मिनट और 15 मिनट पे बहुत ज्यादा मिल सकती है। तो ये होगा हमारा टारगेटिंग का असूल। हम इससे बेसिक टारगेटिंग लेंगे, देन अभी इसको टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसका टॉपिक का टाइम अभी नहीं है। लेकिन ये इसके कैंडलस्टिक के अंदर आता था, बेसिक के अंदर, तो वो अपने आपको बताया। नाउ द कैंडलस्टिक रेंजेस। जैसे कि आपने कैंडलस्टिक को देखा कि कौन सी कैंडलस्टिक स्ट्रांग होती है, कौन सी वीक होती है। अब जैसे आप चार्ट को ओपन करोगे, ये कैटेगरीज आपको देखते ही पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल की क्या स्ट्रेंथ है या क्या वीकनेस है। ठीक है। एंड देन ये सेलर के लिए कैंडल्स। अच्छा, अब वापस मैं एक सवाल पूछूं। पैटर्न जो होता है, जिसको हम पैटर्न कहते हैं, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वो कौन सी कैंडल हो के वो पैटर्न बन सकता है? सर कोई ग्रुप को लगा जैसे कि किसी ग्रुप को, एक ग्रुप में 3-4 कैंडल हो उसको पैटर्न बोल सकते हैं। पैटर्न तो सिंगल कैंडलस्टिक का भी होता है ना। अभी हम डिस्कस करके आए थे थोड़ी देर पहले कि पैटर्न की क्या कंडीशन है। पैटर्न हम किसको नाम दे सकते हैं कि दिस इज अ पैटर्न? सर आपने नाम बताए थे, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जी। और ये आपने बताया था न्यूट्रल कैंडल, और ये वीक कैंडल देखें, जो बता। थोड़ा हाँ। सा वापस देखो, आज का ही लेसन आज ही भूल गए। ठीक है। मैंने क्या कहा था कि पैटर्न मींस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पैटर्न्स मींस क्या? इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। अब मैं 4 अगर कंडीशन रखूं, स्ट्रांग, वीक, न्यूट्रल, नॉर्मल, इस 4 इंफॉर्मेशन में कौन सी ऐसी 3 इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है? स्ट्रॉन्ग, ठीक वीक। है। जी जी। स्ट्रांग चलो नेक्स्ट है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वीक एंड देन न्यूट्रल। तो अब ये स्ट्रांग जो है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इट मींस दीज ऑल आर द पैटर्न्स। जी जी। This is a weak means it's a information, important information. Are these two candles are pattern? Neutral is important information. Are these two candles are pattern? बस नॉर्मल कैंडल ही पैटर्न नहीं है, बाकी तो सारे पैटर्न थे ना ये। ठीक है। अब ये कौन सा पैटर्न है? मारुबोजो। ये कैसे? क्लोज मारुबोजो। ये ओपन मारुबोजो। ये हमारा हैमर। ओके। तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 कैंडल पैटर्न नहीं है, बाकी ये इन्वर्टेड हैमर है, पिन बार इन्वर्टेड हैमर है, या स्पिनिंग कैंडल है, ये हाई वेव कैंडल है। तो कैंडलस्टिक आपको चार्ट के अंदर
ये बिल्कुल पक्की करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कि देख के हमें के कौन सा पैटर्न है, नहीं, हमें ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एक नजर देखें और एक नजर में इसका नाम भी पता होना चाहिए, इसका काम भी, और इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो भी है वो भी पता होना चाहिए। तभी हम प्रेडिक्शन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो कैंडलस्टिक के जो पैटर्न होते हैं, सिंगल भी होते हैं एंड देन डबल भी होते हैं। ठीक है। जी सर। तो अब वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ कि कौन कौन से पैटर्न है। सीक्वेंस के ऊपर बाद में जाएंगे क्योंकि वो पैटर्न के बाद हम पढ़ेंगे। पहले पैटर्न को आपने रिकॉग्नाइज करना है, सीक्वेंस साइज के ऊपर बाद में हम चलेंगे। लुक एट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, मैंने यहाँ पर नाम भी दिया है, बुलिश हैमर, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, मारुबोजो, क्लोज मारुबोजो एंड ओपन मारुबोजो। अब इन तीन कैंडलस्टिक मारुबोजो हैं, क्लोज एंड ओपन में क्या फर्क है? कैंडलस्टिक को चेक करो और देखो, ज़हन में देखो कि क्या फर्क आ रहा है इसमें, और सिर्फ मारुबोजो में क्या फर्क है। सर मारुबोजो में विक्स नहीं होती, क्लोज मारुबोजो में शुरू में विक्स होती है, क्लोज पे नहीं होती। ओके। ओपन में जो होती है उसमें शुरू में नहीं होती। बुलिश की बात ओके। कर रहा हूँ मैं। ओके गुड, मतलब कि बुलिश का ओपन किसी और जगह पे होता है एंड बियरिश का ओपन किसी और जगह पे होता है, राइट? जी तो सर। ये फर्क है। तो यहां पर अगर देखेंगे, यहां पर ऊपर विक नहीं है तो हम क्लोज मारुबोजो कह रहे हैं, यहां पर ऊपर विक नहीं है तो इसको ओपन मारुबोजो कह रहे हैं, ये फर्क है। जी जी। ठीक है। ये बियरिश और बुलिश के ओपन और क्लोज के वजह से ये फर्क है। तो जो हैमर की कैंडल है इसकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग। इन्वर्टेड हैमर वीक, एंड देन दिस वन न्यूट्रल। मारुबोजो स्ट्रॉन्ग होता है, क्लोज मारुबोजो स्ट्रॉन्ग, एंड देन ओपन मारुबोजो आल्सो स्ट्रॉन्ग। ये है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। दो पैटर्न और हैं जो हैमर और इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखते हैं। इनका ट्रेड करने का तरीका भी अलग होता है हैमर से। जब हम ट्रेडिंग के इनके कंडीशंस के ऊपर आएंगे तो फिर वो मैं आपको बताऊंगा कि हैमर और पिन बार हैमर में क्या फर्क है और इनको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। दिस इज अ बुलिश पिन बार एंड बियरिश पिन बार। ये बेसिक है जिनको प्राइमरी पैटर्न्स कहते हैं। इन पैटर्न्स के अंदर कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं और कुछ रिवर्सल पैटर्न होते हैं। लाइक अगर एक रेड कैंडल की बात, कोई भी रेड कैंडल हो, ऐसे नहीं मतलब कि रेड कैंडल कोई सी भी हो, उसके बाद अगर हैमर आ जाए, इट इज कॉल्ड द रिवर्सल पैटर्न। तो हर वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर किसी भी रेड के बाद आता है उसको रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। रिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइस का डायरेक्शन डाउन था, अब ऊपर की तरफ जाएगा, मींस प्राइस रिवर्स हो जाएगी। दैट्स इट्स कॉल्ड द रिवर्सल पैटर्न। ऐसे ही सेलर्स के अंदर भी होता है, पहले ग्रीन की कैंडल आएगी एंड देन ये वाले पैटर्न है। जब हम कंटिन्यूएशन की बात करते हैं तो कंटिन्यूएशन के लिए क्या होता है? पहले कैंडल का कलर चेक कीजिए, देन पैटर्न को चेक कीजिए, सेम होगा, ग्रीन एंड ग्रीन। यहां पर रेड एंड ग्रीन था, ये फर्क है रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन के अंदर। अच्छा, इस कैंडल का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इन दो का नाम बताइए। एक सर जी हैमर है, बेरिश हैमर, ठीक और है। एक बेरिश इन्वर्टेड हैमर। देखो ये बियरिश हैमर यहां पर कह सकते हो इसको, ये इन्वर्टेड हैमर इसको यहां पर कह सकते हो, लेकिन यहां पर इसका नाम चेंज हो गया है, इसका भी नाम चेंज हो बुलिश गया हो है। जाएगा। नो, दिस इज कॉल्ड हैंगिंग मैन, अच्छा अच्छा, दिस इज ठीक। कॉल्ड शूटिंग स्टार। लेकिन यहां पर शूटिंग स्टार आप नहीं बोल सकते इसको। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड हैमर, बियरिश इन्वर्टेड हैमर। यहां पर आपको बियरिश हैमर बोल सकते हो, बट दिस इज व्हाट, अगर ग्रीन कैंडल के बाद ये आ जाए इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, और अगर ये ग्रीन कैंडल के बाद इन्वर्टेड हैमर आ जाए तो इसका नाम चेंज हो जाके क्या लग जाएगा? शूटिंग स्टार। ठीक है। लेकिन बुलिश में वही नाम आएगा, बुलिश में नाम वही। अच्छा, अब स्पिनिंग कैंडल है ना, हर एक बंदा बोलता है स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, लेकिन आप चेक करो क्लोज नीचे हुआ है ना ओपन से या ऊपर हुआ है रेड कैंडल का? दैट्स ओपन एंड देन दैट्स क्लोज ऑफ द रेड क्लोज। कैंडल। तो ओपन से क्लोज बॉटम में हुआ है या ओपन से क्लोज टॉप में हुआ है? बॉटम में। सो
बॉटम के क्लोज के बाद स्पिनिंग बना, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग बॉटम। टॉप पे क्लोज हुआ उसके बाद स्पिनिंग कैंडल बना, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग टॉप। सो क्लोज के बाद बॉटम पे क्लोज हुआ देन स्पिनिंग बना, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग बॉटम। क्लोज के बाद ये बना, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप एंड स्पिनिंग बॉटम दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा हर एक पॉइंट को स्पिनिंग टॉप कहते हैं। स्पिनिंग टॉप मतलब आप सोचो कि क्लोज कहां पर हुआ, बॉटम पे क्लोज हुआ ओपन के, या टॉप पे क्लोज हुआ, ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन यहां पर सब इसको बोलते हैं। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आए तो आप इसको बोल सकते हैं स्पिनिंग कैंडल ओनली, लेकिन फिर स्पिनिंग टॉप नहीं कीजिएगा, मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि वो स्पिनिंग बॉटम है, आपने इसको टॉप कह दिया, अगर स्पिनिंग बॉटम में ही बोलते रहे तो टॉप को फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ये कैंडलस्टिक का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम इंसानों का नाम होता है, उसको नाम सही से पुकारा जाए तो अच्छा लगता है। तो कैंडलस्टिक का मैं एज अ टीचर, लैंग्वेज हो या फिर कोई भी किसी जो है ना कॉन्सेप्ट का नाम हो, तो मैं कहता हूँ नाम उसका पूरा और सही होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, राइट। नाम हम उसका सही लें। देन हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता है। ये दो नॉर्मल कैंडल मिला के पैटर्न बन सकता है, लेकिन इसका जो थीम होगा वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का थीम होगा। कैसे? अगर इन दो कैंडल को मैं सब्ट्रैक्ट करूं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? ग्रीन। कौन सी कैंडल है? सब हैमर। देखो कि जितने भी पैटर्न पढ़ो, 500 पढ़ो, 1000 पैटर्न पढ़ो, लेकिन वो पैटर्न को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कौन सा होना चाहिए पैटर्न? वो जो पिछले हम 6 कैंडलस्टिक का पैटर्न या 7 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ के आए ना, वो होना चाहिए। तो अब बताओ कि हैमर इज अ स्ट्रॉन्ग, सो इंगल्फिंग इज अ स्ट्रॉन्ग, एम आई राइट? यस। यस सर। ओके। तो अगर यहां पर मैं ये वाला पैटर्न लगाऊं, दिस इज कॉल्ड द बुलिश आउटसाइड बार। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंडलस्टिक बनती है, ओके। अब आप बताओ ऊपर वाला हैमर स्ट्रांग है या नीचे वाला हैमर की तरह जो दिखता है, हैमर है नहीं, हैमर की तरह जो दिखता है वो स्ट्रांग है? नीचे वाला आउटसाइड बार। देखो कि सेलर किस में ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं, ये मुझे बताओ। सेलर रिजेक्ट नंबर 1 पैटर्न में ज्यादा हुए हैं या नंबर 2 में ज्यादा हुए हैं? नंबर 1। जिसमें ज्यादा सेलर रिजेक्ट होंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो बुलिश इंगल्फिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द outside bar आउटसाइड बार। pattern. And then now this is a pattern another which is called the piercing line. piercing line pattern को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो कौन सी कैंडलस्टिक बनेगी? अब ये बताइए कि ये सेलर के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वीक कैंडल है? वीक। सेलर के लिए वीक कैंडल, एंड देन बायर के लिए क्या होगी फिर? ये स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग होगी। स्ट्रॉन्ग मतलब है। सेलर वीक हो गए तो बायर के लिए फायदेमंद बात है ना। तो इसीलिए इस पियर्सिंग यस नाम। सर। अब लेकिन अब यहां पर कंपेयर करो, हैमर इज मोर स्ट्रॉन्गर आर आर बियरिश पिन बार इज मोर स्ट्रॉन्गर। हैमर। तो इसका मतलब है कि बुलिश इंगल्फिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द पियर्सिंग लाइन। तो नंबर वाइज मैंने रखा है ऐसा कि इंगल्फिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आउटसाइड बार इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पियर्सिंग लाइन। आपको दिख रही है यहां पर दो कैंडल, लेकिन इसके अंदर कौन सी कैंडल है? सेलर की, ठीक है। तो जी। मोस्टली हमें यह साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। एंड देन नाउ देयर इज अ इनसाइड बार। अब इनसाइड बार की मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो आप बोलोगे कि इसकी सब्ट्रैक्शन के हिसाब से तो शक हो रहा है कि मुझे ये बुलिश का इनसाइड बार ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर वाले से कंपेयर करूं तो आप ज्यादा क्या पसंद करोगे, पियर्सिंग लाइन को ट्रेड करो या इनसाइड बार को ट्रेड करो? इसमें ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं, इसमें बहुत कम रिजेक्ट हुए हैं सेलर। तो ये पैटर्न उससे भी ज्यादा वीक है, पियर्सिंग लाइन से भी ज्यादा वीक है। एंड नाउ कम टू द दिस पैटर्न। इसकी सब्ट्रैक्शन कैसे की जाएगी? इसमें तो कैंडलस्टिक में जंप है,
याद रखो जो सब्ट्रैक्शन का असूल है वो ऐसा है कि भले जंप क्यों ना हो, भले जंप क्यों ना हो, हम इस कैंडल का जो ओपन है ना वो यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये ओपन और ये क्लोज में फर्क है तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ये गैप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो बनेगा ये बनेगा, यहां से कहां पर, इस तरीके से ऐसे करके जाएंगे, ये यहां तक बनेगा, क्योंकि ये तो अपोजिट है ना, अपोजिट वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, एंड देन ये बन जाएगा आपका मोस्टली पियर्सिंग लाइन एंड बुलिश हरामी इज मोस्टली सेम पैटर्न। अच्छा ऊपर का हिस्सा, सॉरी मैंने लिखा, या ऊपर का हिस्सा नहीं, नीचे का हिस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि बुलिश का पैटर्न है ना, बेरिश में ऊपर का हिस्सा खत्म हो जाता है, ये नीचे का हिस्सा खत्म हो जाएगा, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला हम हिस्सा काउंट करेंगे। तो ऐसा पैटर्न बनता है, और पैटर्न के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को आपने ये समझना है, वन टाइम समझ जाएंगे तो बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंडलस्टिक मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैंडलस्टिक मैथ आपको आनी चाहिए। अब देखो कि मैं 5 कैंडलस्टिक बनाऊं और आपको उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, और उन 5 कैंडल को एक में कन्वर्ट करूं, क्या जल्दी में समझ जाओगे? नहीं सर। यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर बियरिश के पैटर्न से तो आज यहाँ तक है, और कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर भी हो रहे हैं कि पता नहीं ये नहीं नहीं सर, इंफॉर्मेशन बहुत पहले पता थी या नहीं। देखिए कि बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि मुझे पता है नहीं दिखता सर, है। नहीं बोर, हाँ, बोर नहीं होएगा। नहीं सर, बोर तो नहीं हो रहे। हाँ, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बोर नहीं हो रहे। लेकिन देखिए कि अगर अभी आप लोग को ये बस सारी बातें पता थी तो ये आपका रिव्यू हो गया, और अगर ये पता नहीं था तो आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई है कि कहाँ पर क्या गलती है हमारी ट्रेडिंग के अंदर, और हम क्या समझते थे और क्या असल में है। तो इस तरीके से बेसिक का होना बहुत जरूरी है। अभी और भी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, वो हम नेक्स्ट डे के ऊपर लेके जाएंगे, और इनका फिर कैसे यूज होगा, इनकी कैसे ट्रेडिंग होगी, और किस तरीके के ये पैटर्न कहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, इनकी व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द प्राइस, कौन सी स्ट्रेटजी के साथ इनको ट्रेड करेंगे, ये सब हमें सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए अगर कोई भी सवाल किसी को है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो आज का ये लेसन सर यहाँ पर क्लोज है। इस पे जो ट्रेडिंग है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। नहीं, ट्रेडिंग अभी जब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को सिखाऊंगा इसके ऊपर, नहीं, तरीके इसके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल बुलिश इंगल्फिंग एक हम्म। पैटर्न है, तो हम्म। सर इस पे हम कैसे ट्रेड लेंगे, हम वो कैसे मैं पता सिखाऊं, चलेगा वो कि मैं आपको हमने। बताऊंगा, वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, आपको ओके सर, पता चल वो जाएगा। इसके हर एक पैटर्न को 4 तरीकों से ट्रेड किया जाएगा। किन तरीकों से? 4। 4 तरीकों से। अब आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो फिर आप अपने मेथड के एक मेथड के हिसाब से ट्रेड करो। आप चारों के हिसाब से ट्रेड करना चाहो, 3 के हिसाब से, 2 के हिसाब से करना चाहो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं 4 मेथड आपको सिखाऊंगा हर एक पैटर्न को ट्रेड करने के, फिर उसमें से आप जो भी मेथड आपको यूज करना हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। सर इसमें तो एक पैटर्न जो है ना वो कंटिन्यूशन का होता है, जैसे इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बन जाए तो हमें तीसरे कैंडल पे कंटिन्यूशन के लिए जाना है। और दूसरा जो है ना वो रिट्रेसमेंट का होता है ना, जैसे ही यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ जाए रेड कैंडल हम्म। के बराबर, तो जी फिर जी। हमने एक कैंडल अप साइड के लिए जाना है। वैसे ये चीजें मैंने आपसे सीखी है सर, आपके यूट्यूब चैनल से। बिल्कुल ऐसे होता है, देखो कि तो जब कैंडलस्टिक की प्राइस की मूवमेंट होती है ना, उनको हम उसको एक साइकिल में जब कन्वर्ट करेंगे ना, साइकिल में ऐसा होता है कि जब किसी भी डायरेक्शन में प्राइस आ रही होती है तो वो मोमेंटम में होती है, मतलब पावरफुल होती है। अगर ये डाउन की तरफ प्राइस जा रही है तो किसका मोमेंटम है? सेलर्स का। सेलर्स का। अगर बायर मार्केट में आना चाहेगा तो इस मोमेंटम को सबसे पहले खत्म करेगा, है ना, सेलर के ये मोमेंटम को। सर। तो पहले बायर ने एंट्री की, थोड़ी देर के लिए एंट्री करेगा, मोटिव के बाद बायर इसको क्या करेगा, इस मोटिव को रोकने के लिए काउंटर करेगा, काउंट। ठीक है। यस। क्या काउंटर, इसका मतलब कि अभी बायर फुली एंटर नहीं होगा, जस्ट काउंटर करके चेक करेगा कि मैंने जो सेलर को, मोटिव सेलर को, मोमेंटम सेलर को काउंटर किया, इनका रिएक्शन क्या है। अब जैसे कि मोमेंटम सेलर को बायर ने काउंटर किया, अब बायर
स्टॉप हो जाएगा, बायर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा कि मैं सेलर का क्या देखूं, उनकी उनका रिएक्शन लास्ट देखूं। एफर्ट। और उस लास्ट एफर्ट को बायर जज करेगा कि मुझे ट्रेंड बनाना चाहिए, इंटर होना चाहिए, या फिर बायर सेलर बोलेगा नो वी आर स्टिल स्ट्रांग, या सेलर बोलेगा वी आर वीक नाउ। ठीक है। अगर वीक हो गए सेलर, सेलर ने बोला कि वी आर वीक, तो बायर मोटिव बनाना, मोमेंटम बनाना शुरू करेगा। और अगर सेलर ने बोला कि नो वी आर स्टिल स्ट्रांग, तो सेलर कंटिन्यू करेगा। फिर यहां पर पता चलता है कि अगर बायर आएंगे तो बायर के साथ ये पैटर्न ट्रेड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखो, जो रिट्रेसमेंट आप कह रहे थे, जो कंटिन्यूएशन आप कह रहे थे, अगर काउंटर के बाद ये पैटर्न बनेगा काउंटर पे, तो हमेशा रिट्रेसमेंट आएगी। काउंटर पे पैटर्न बनेगा तो हमेशा क्या आएगी? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। और अगर न्यू मोटिव पे ट्रेड करोगे तो रिट्रेसमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। कैसे? अब देखो कि अगर मैं 3 कैंडल बनाऊं सेलर की, कितनी? 3 कैंडल। इस 3 कैंडल को क्या नाम दे सकते हैं कि कह सकता हूं कि सेलर स्ट्रांग है? ऐसा ही है। ये सर। ओके। अब ये मैंने सर। अब मैंने बायर को देखा कि बायर ने सेलर को क्या किया? काउंटर। क्या काउंटर किया? लेकिन बना तो पैटर्न ना एक, बना तो एक पैटर्न। हम पैटर्न को देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में बायर ने क्या किया? इनको काउंटर। अब हम भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि इंगल्फिंग पैटर्न बना, अगली कैंडल ग्रीन होगी। अरे भाई, मोमेंटम सेलर को बायर ने काउंटर किया है, लास्ट एफर्ट तो आएगी ना। तो यहां पर कौन सी कैंडल आनी चाहिए? लास्ट एफर्ट। लास्ट रेड। एफर्ट कौन देगा? सेलर देगा, है ना। सेलर। तो सेलर ने बिल्कुल क्या सर। कहा कि वी आर वीक। फिर कौन आएगा मार्केट में? बायर्स। बायर आ गया मार्केट में। जब बायर बिल्कुल आ सर। गया तो बायर ने क्या पैटर्न बनाया? आउटसाइड बार बुलिश इंगल्फिंग। के बाद ये सर। आउटसाइड बार बनाया। तो और बायर कह रहा है कि वी आर नाउ इन अ मोमेंटम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोमेंटम, क्योंकि सेलर ने वीकनेस कर दी। तो ये पैटर्न रिट्रेसमेंट क्यों नहीं दे रहा? आउटसाइड बार क्यों नहीं रिट्रेसमेंट दे रहा? सोचने की बात है ना, क्योंकि यहां पर इसकी रिट्रेसमेंट आने का कोई तुक बनता है आउटसाइड बार के बाद रेड कैंडल आए? नहीं, क्योंकि सेलर ने मोमेंटम के बाद लास्ट एफर्ट दे दी, जो लास्ट एफर्ट को हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। ठीक है। वो अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में जाओगे तो लास्ट एफर्ट नहीं है, क्या है प्रोफेशनल लैंग्वेज में? रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट को बात लोग समझते हैं रिट्रेसमेंट इज अ वीक कैंडल। नो, रिट्रेसमेंट इज अ कॉन्सेप्ट कि जब मोमेंटम को बायर अटैक करता है, मोमेंटम को बायर काउंटर करता है, तो सेलर रिट्रेसमेंट देता है। इट मीन सेलर गिविंग द लास्ट एफर्ट कि हाँ हम वीक हो चुके, या फिर हम वीक नहीं हुए। अगर वीक हो गए तो फिर दूसरा पैटर्न बनेगा, बायर आएगा मार्केट में, तो ये बायर इसको कंटिन्यू करेगा, यहां पर रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। अब लोग पहले पैटर्न को ट्रेड करते लॉस हो जाता है, अगर दूसरे को ट्रेड ही नहीं करते, और फिर आंखों के सामने देखते हैं अरे जब मैं ट्रेड करता हूं तो लॉस होता है, जब नहीं करता तो विन हो जाता है। फिर ये सोचता है। तो एक तरीका है सर ना हर मेरा चीज सर का। क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे सेलर का जो छोटा सा कैंडल बना है, अगर ये थोड़ा सा बड़ा बन जाए तो फिर। देखो कि अगर सेलर का कैंडल बड़ा बन जाए तो सेलर बोल रहा है कि नो वी आर नॉट वीक, नो वी आर नो वीक। वी आर नॉट वीक। तो कौन सी कैंडल आएगी फिर? रेड। सेलर्स आएगी। तो फिर बस सेलर का आएगा, सेलर आएगा, सर सेलर अगर ये कंटिन्यू विक करके क्रॉस जाएगा। है तो फिर सेलर कंटिन्यू तो करेगा। सर देखो कि आपका ये है एक इंफॉर्मेशन पास हो रही है। सेलर से पूछ रहे हैं कि भाई आप दोबारा आओगे? सेलर ने बोला कि नहीं नहीं, हम कमजोर हैं, हम नहीं आ सकते, हम कमजोर हैं, हम नहीं आ सकते। तो फिर कौन आएगा? बायर। और बायर ने इनको इंगल्फ किया, कंट्रोल किया, आउटसाइड बार बनाया, तो इसका मतलब बायर कंटिन्यू करेगा। लेकिन सेलर को बोले, बायर ने इनसे पूछा कि हमने आपको काउंटर किया है, अब आप क्या चाहते हो? तो सेलर ने कहा कि नहीं हम अभी स्ट्रांग है, हम अभी नहीं, हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो सेलर आ गया, सेलर आ गया, अगेन भी इसने कंटिन्यू किया। तो फिर बायर नहीं आएगा, तो फिर बायर नहीं आएगा। और जब जब यहां पर बायर आ गया, कौन आ गया यहां पर? बायर आ गया। अब देखिएगा यहां पर क्या मार्केट इंफॉर्मेशन देती है। बायर आ गया, ऊपर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। देन सेलर आया, नीचे ब्रेक करने की कोशिश करता है, रिजेक्ट हो रहा है। अब मार्केट का कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया कि ना ही बायर चाहते हैं कि मार्केट में हम कोई ट्रेंड बनाए, ना ही सेलर चाहते हैं कि हम मार्केट में ट्रेंड बनाएं। इट मींस मार्केट इज इन अनसर्टेनिटी।
कि मतलब कोई न्यूज आ रही है, मतलब कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से न सेलर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ना ही बायर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। एक कैंडल के अंदर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, फिर क्या होगा, एकदम से एक ब्रेकआउट होगा। अब हर एक बंदा पूरा मार्केट के अंदर बोलेगा कि बस अब तो सेलर कंटिन्यू करके जाएंगे। क्या ऐसा ही होगा? सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ब्रेकआउट किया। आप लोग क्या समझते हो? ऐसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि इस रेंज बिल्कुल को सर। सेलर ने ब्रेकआउट किया। लेकिन दैट इज कॉल्ड द मैनिपुलेशन। कि आप सबका माइंड क्या हुआ कि अब मार्केट कहां जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी, मार्केट जाएगी ऊपर की तरफ। सर यहाँ पे एक देखें, आप सवाल पूछ रहे हैं लेकिन अभी ये आपका टॉपिक नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हम यहां पर आएंगे। अभी हम कैंडलस्टिक के पैटर्न में अभी हैं, अभी है। अगर इस मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे तो फिर वो हो जाएगी कि वक्त से पहले किसी बात को अगर डिस्क्लोज करो तो उसका कोई भी फायदा नहीं रहता फिर। ठीक है। सर, अगर यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग जो ग्रीन कैंडल बना है ना, अगर हम्म। यहाँ पे ये कैंडल रेड होता और फिर नीचे ये ब्रेक डाउन करते, तो फिर तो ई मार्केट नीचे जाती ना। हम्म। ये वाला बिल्कुल। ये अगर बुलिश सर ये इंगल्फिंग मोटे बनता, काउंटर काउंटर वाला जो ये काउंटर वाली, वाला जो पहला कैंडल है ग्रीन, हाँ ये अगर ये बड़ा होता ना और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता तो इससे पहले वाला सर, बुलिश इंगल्फिंग से पहले वाला, ये वाला कह रहे हैं। ये वाला सर। हाँ हाँ बिल्कुल सर। अगर ये बड़ा होता तो फिर अगर ये ब्रेक डाउन करते तो ये नीचे जाता मार्केट। देखो कि उसका असूल होता है ब्रदर, ब्रेकडाउन करने का एक असूल होता है कि देखो कि एक कैंडल के अंदर कितनी कैंडल आ रही हैं, ये काउंट किया जाता है। अगर एक कैंडल के अंदर तीन आ गई ना, अगर एक कैंडल के अंदर कितनी कैंडल आ गई, तीन कैंडल। तीन आ गई, तो अक्यूमुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है? अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो अब मैनिपुलेशन पक्का है। अब मैनिपुलेशन फिर पक्का है। फिर ये जो ब्रेकआउट होगा दैट विल बी कॉल्ड द मैनिपुलेशन। फिर उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो अगर अक्यूमुलेशन बनता ही नहीं है तो फिर मार्केट में कौन कंटिन्यू करेगा? अगर ये बना ही नहीं, ये तीन कैंडल्स के अंदर कम से कम आए ही नहीं, और फिर अगर यहां पर एक इंगल्फिंग हो जाए, ये वाली कैंडल, ये बायर की कैंडल छोटी हो जाए, ठीक है, अगर ये बायर की कैंडल छोटी है और सेलर इंगल्फिंग करते हैं, तो फिर कौन आएगा मार्केट में? फिर सेलर सर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करिए। क्योंकि क्योंकि यहां पर सेलर्स कंटिन्यू करिए। कोई अक्यूमुलेशन बनी ही नहीं, मार्केट कंटिन्यू करेगी फिर। ठीक है, अभी ये फिर हम सर आगे मेरा चल के सवाल है, डिस्कस करेंगे। जी जी, बोले। मेरा सवाल ये था कि सर क्या दो कैंडल मिला के कंट्रोल कर सकती हैं? दो जैसे कैंडल मिला के अगर कंट्रोल करेंगे तो फिर वो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। ट्रिपल कैंडलस्टिक के जैसे कि मॉर्निंग स्टार हो गया, जैसे कि थ्री इनसाइड अप, थ्री आउटसाइड अप, या फिर ऐसे ही बियरिश के पैटर्न, इवनिंग स्टार, थ्री इनसाइड डाउन, थ्री आउटसाइड डाउन, वो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छा वो अच्छा। पैटर्न पढ़ेंगे। ऐसा भी होता है, दो कैंडल मिला के ट्रेड कर ब्रेक करती हैं। कम से कम अगर आपको लगता है कि सेलर स्ट्रांग है या बायर स्ट्रांग है, उसको दो कैंडल कम से कम पहली कैंडल को ब्रेक करें। अगर नहीं किया, तीन कैंडल आ गई, तो कोई भी पैटर्न नहीं है फिर कोई भी पैटर्न जी जी नहीं है। सही है सर। तो फिर वीकनेस शुरू हो जाएगी, फिर मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो असूल के मुताबिक या तो एक पहली कैंडल ही उनको ब्रेक करे, नहीं तो दूसरी कैंडल ब्रेक करे। जब दो कैंडल ब्रेक नहीं कर सकती तो कोई भी पैटर्न नहीं बनता। फिर मार्केट का फिर एक नया दौर स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसको हम कुछ और बोलते हैं। तो ये प्राइस का बेटा ब्रदर साइकिल से, ये प्राइस के साइकिल समझ में नहीं आएंगे, ये पैटर्न हमारे किसी काम के नहीं है। ये पैटर्न अभी के लिए सिर्फ जस्ट क्या दे रहे हैं आपको? अगर मैं सिर्फ इन पैटर्न की बात करूं तो अभी आप सिर्फ पता है क्या कह सकते हो? ये कह सकते हो कि सर दिस इज अ स्ट्रांग बुलिश पैटर्न, दिस इज स्ट्रांग, दिस इज वीक बुलिश पैटर्न, वीक बुलिश पैटर्न, वीक बुलिश पैटर्न। लेकिन स्ट्रांग बुलिश पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, क्योंकि मैंने अभी जी आपको सर। क्या कानून बताया? मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव। दिस स्ट्रांग पैटर्न वेयर इट अपीयर, काउंटर पे अपीयर हुआ या न्यू मोटिव पे अपीयर हुआ, मिड में अपीयर हुआ या टॉप पे अपीयर हुआ।
तो सिर्फ एक पैटर्न का नाम देख के और मार्केट में जाके उसको ट्रेड करने से ट्रेड नहीं होता, उसका स्ट्रक्चर समझा जाता है कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। तो ये चीजें हम समझेंगे, वन बाय वन सारी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल ओके थैंक सर। ओके, मैं वीडियो को जल्दी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, फिर आप रिव्यू कीजिएगा जरूर। ओके, जी सर, जी जी, थैंक यू, इंशाल्लाह अल्लाह सर। हाफिज, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड डे सर। ओके, अल्लाह